फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के बारे में। अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 की। आज के इस वीडियो में हम आगे के अनुच्छेद 33, 34 और 35 को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित हैं। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम सभी अनुच्छेदों को कवर कर लेंगे, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका ये जो है वो लास्ट पार्ट होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा यानी कि जो अधिकार है भारत में उसका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बात करें कि कितने जो अधिकार हैं वो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, तो भारत का जो संविधान है वो 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। एक है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 और 24 है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इन सभी जो अधिकार हैं उनको हम अपने जो पिछले वीडियो हैं उनमें कवर कर चुके हैं। आज का ये वीडियो मौलिक अधिकारों से संबंधित आखिरी पार्ट है। उसके बाद हम शुरू करेंगे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको। यहाँ पर एक नोट है उसे देख लेते हैं। तो मूल रूप से संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था, यानी कि मूल रूप से हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था वो भी हमारा मौलिक अधिकार था और अनुच्छेद 31 में शामिल था। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अधिकारों की सूची से, यानी कि मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, तो वर्तमान में इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया, यानी कि अब मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। अब हम बात करते हैं जिससे संबंधित आज का हमारा वीडियो है, मतलब कि अनुच्छेद 33, 34 और 35 की। सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 33 को। अनुच्छेद 33 की बात करें तो यह संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों, समरूप बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या फिर निरस्त करने का अधिकार देता है। मतलब जैसे कि जो ऊपर के मौलिक अधिकार हैं उनको सरकार या फिर कोई भी जो विधायिका है उनको कम नहीं कर सकती, लेकिन जो अनुच्छेद 33 है वो हमारी संसद को यानी कि विधायिका को ऐसी शक्ति देता है कि जो भी सशस्त्र बल होते हैं, मतलब कि जो भी सेनाएं होती हैं, जो भी पुलिस फोर्स होती हैं, जो अर्धसैनिक बल होते हैं, खुफिया एजेंसी होती हैं या फिर जो इनके पास और इस तरह की पावर होती है, उन सबके जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रतिबंधित कर सकती है या फिर पूरी तरह से निरस्त कर सकती है, क्योंकि उनको इस तरह के कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जो कि बाकी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। मतलब एक नागरिक के तौर पर उनको अधिकार प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब वो इसके अंतर्गत अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं तो उस समय उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। मतलब कल को कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी कोई जो आर्मी का पर्सन है उसको कहीं पर जाने के लिए बोल दिया या फिर कुछ काम को करने के लिए मना कर दिया या कुछ भी है, तो वो ये नहीं कह सकता कि नहीं ये तो मेरा मौलिक अधिकार है और मुझे मिलना चाहिए या फिर मेरी मर्जी है मैं कहीं भी आऊं कहीं भी जाऊं। तो ऐसा नहीं है कि उनके जो अधिकार है उन पर कुछ रोक टोक रहती है। इस प्रावधान का जो उद्देश्य है वो उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करना है, कि ताकि वो अपने कर्तव्यों का जो भी कर्तव्य उनके हैं उस पद पर रहते हुए उनको अच्छी तरह से कर पाएं। इसके अलावा उनमें अनुशासन बनाए रखना भी जरूरी होता है, तो इसलिए उन पर कुछ रोक टोक जरूरी होती है। इसके अलावा एक नोट है यहाँ पर, पहले उसे देखते हैं। तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो कानून बनाने की शक्ति है वो केवल संसद को प्रदान की गई है, राज्य विधानसभाओं को नहीं। जैसे कि जो राज्य विधानसभाएं हैं उनकी भी अपनी पुलिस फोर्स या जो भी होती है, तो उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है और उनके लिए भी जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो भी संसद ही बनाती है, यानी कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनको इस तरह की कोई भी शक्ति नहीं है। बाकी उनको राज्य से संबंधित जो भी क्रियाकलाप करने होते हैं उनके लिए वो कानून बना सकते हैं, लेकिन इस चीज के लिए उनको कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं होती है। ये जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी संसद है उसके पास होती है। संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि ये जो सशस्त्र बल होते हैं ये किसी भी आधार पर जो मौलिक अधिकारों के आधार पर किसी भी न्यायालय में कोई भी जो कानून है जो संसद के द्वारा बनाया गया है उसको मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं वो सशस्त्र बलों के गैर लड़ाकू कर्मचारी की जो सशस्त्र बलों के सदस्य हैं उसमें सशस्त्र बलों के जो गैर लड़ाकू सदस्य होते हैं, कि जो लड़ाई नहीं करते बाकी जो आर्मी का और काम होता है वो करते हैं, जैसे कि नाई होते हैं, बढ़ई होते हैं, मैकेनिक होते हैं, रसोईया होते हैं, चौकीदार होते हैं, बूट मेकर होते हैं या जो दर्जी होते हैं और भी जो भी कारीगर वहां पर चाहिए होते हैं
जो भी लोग होते हैं, उन सब के लिए भी ये सेम ही रूल होते हैं, यानी कि सब पर लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो लड़ने वाले हैं उन्हीं पर लागू होते हैं, जो गैर लड़ाकू हैं उन पर भी ये लागू होते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 34 की। यह भारत में किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि भारत में अगर कभी मार्शल लॉ लागू होता है तो उस समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद जो 34 है उसमें संसद को शक्ति दी गई है। अब जो मतलब एक नोट है यहाँ पर, पहले उसे देखते हैं कि जो मार्शल लॉ है वो है क्या। तो संविधान में, हमारा जो संविधान है उसमें कहीं भी मार्शल लॉ जो शब्द है उसको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका अगर शाब्दिक रूप देखें तो इसका अर्थ होता है सैन्य शासन। यानी कि अगर सैन्य शासन लगता है, कभी सरकार को इस तरह की जरूरत पड़ती है कि उसे सैन्य शासन, जैसे जैसे अभी बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, तो कभी अगर ऐसा होता है कि देश में जो सैनिक शासन लग जाए तो उस समय जो सैनिक शासन है, यानी कि सैनिक शासन जो भी चला रहा है वो हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसी शक्ति जो है वो अनुच्छेद 34 में दी गई है। मार्शल लॉ युद्ध, आक्रमण, बगावत, विद्रोह या कानून के प्रति किसी भी हिंसक प्रतिरोध जैसी असाधारण परिस्थितियों में लगाया जाता है। यानी कि अगर देश में कभी कोई बाह्य युद्ध है या फिर आक्रमण है, बगावत है, कोई विद्रोह हो रहा है या कोई कानून है, तो उस समय भी लगाया, ये जो प्रतिबंध है वो मौलिक अधिकारों पर लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 34 को संसद किसी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसे क्षेत्र में जहां मार्शल लॉ लागू हो व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने का अधिकार भी देता है। मतलब अनुच्छेद 34 के अंतर्गत सरकार को, जो संसद है, उसको ये भी शक्ति है कि अगर उसने जिस टाइम पे मार्शल लॉ लगा हुआ है किसी एरिया में और वहां पर वो अपने किसी कर्मचारी को भेज रही है, तो अगर उसके साथ जो भी कुछ ऐसा घटित हो रहा है या कुछ भी है तो उसके लिए, यानी कि जो भी वहां पर उसने कार्य किया है उसके लिए उसे क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 34 देता है कि कोई कर्मचारी ऐसी परिस्थितियों में जाके वहां कार्य कर रहा है और उसको कुछ हो जाता है तो उसको मुआवजा या क्षतिपूर्ति वो दी जाती है, कि जो भी उसको नुकसान होता है किसी भी तरीके का तो उसको वहां पर क्षतिपूर्ति दी जाती है। ऐसा जो अधिकार है वो संसद को अनुच्छेद 34 देता है कि वो इस तरह के कानून भी बना सकती है। संसद द्वारा जो पारित क्षतिपूर्ति अधिनियम है उसको भी किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि ये जो मतलब अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 33, 34 और 35, ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों पर, मतलब सबके नहीं, कह सकते हैं कि जो भी ऐसे कर्मचारी होते हैं जो कि देश की सुरक्षा से संबंधित होते हैं, तो उनके जो मौलिक अधिकार हैं उन पर कंट्रोल करने की या फिर उन पर लगाम लगाने की जो शक्ति है वो संसद को मिली हुई है इन अनुच्छेदों के माध्यम से। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 35 में प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित होगी, राज्य विधानसभाओं में नहीं। यानी कि ये जो बात है ये भी संविधान में लिख दी गई है कि जो भी कुछ नियम कानून है जो कि विशिष्ट मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए लगाए जाएंगे, तो उनको बनाने की जो शक्ति है वो केवल और केवल संसद के पास है। ऐसा जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। कल को मतलब राज्य विधानसभाएं ये नहीं कह सकती कि हम तो अपने राज्य के लिए अपने अलग कानून या अपने जो भी चीजें हैं वो नियम कानून वो बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो संसद है वो ही कानून बनाने का अधिकार रखती है। अब संसद के जो कानून बनाने की शक्तियां हैं वो किस किस एरिया में है, तो किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय या फिर किसी न्याय जो अन्य प्राधिकरण है उसमें कुछ रोजगार या नियुक्तियों के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित करना। यानी कि ये जो शक्ति है, ये जो कानून है, इस तरह का अगर कोई कानून बनाती है तो उसको बनाने का जो अधिकार है वो भी संसद के पास ही है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का जो अधिकार है, इस तरह के कानून भी केवल संसद ही बना सकती है। इसको हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया था कि सर्वोच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है, उनके अलावा भी अगर संसद चाहे तो जो उससे नीचे न्यायालय है, यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, उनको भी सरकार मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने का जो अधिकार है वो दे सकती है। लेकिन उससे जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, उनका जो अधिकार क्षेत्र है उस पर प्रभाव, यानी कि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो शक्ति है ये भी संसद के पास ही है, जो कि अनुच्छेद 35 देता है। इसके अलावा जो सशस्त्र बल हैं या फिर जो पुलिस बल हैं, उनके जो सदस्य हैं उन पर मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित या फिर निरस्त करना है। यानी कि जो भी पुलिस बल हैं, सशस्त्र बल हैं, उनके सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो भी इसी अनुच्छेद के माध्यम से लगाया जाता है। ऊपर के जो 2 अनुच्छेद हैं, यानी कि अनुच्छेद 33 और 34, वो तो ये बताते हैं कि सरकार किस तरह के जो प्रतिबंध है किस-किस पर लगा सकती है और किस तरह से वो अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दे सकते। जो अनुच्छेद 35 है उसमें ये बात बताई गई है कि कानून बना
बना सकती है। किसके लिए और कैसे बना सकती है और कैसे उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, वो अनुच्छेद 33 और 34 बताता है। जो अनुच्छेद 35 है, वो बताता है कि कौन-कौन सी चीज़ों पर संसद है वो कानून बना सकती है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ के संचालन के दौरान, यानी कि जिस समय मार्शल लॉ लगा हुआ है किसी एरिया में, तो मार्शल लॉ के संचालन के दौरान किसी भी कार्य के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देना है कि जब मार्शल लॉ लागू हुआ है, तो उस समय जो भी संचालन के कार्य किए जा रहे हैं, उसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो जिसने वहां पर कुछ कार्य किए हों, तो उनको क्षतिपूर्ति देने के लिए भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। इसके अलावा संसद को अस्पृश्यता, मानव तस्करी, जबरन श्रम जैसे जो अपराध हैं उनके लिए दंड निर्धारित करने हेतु कानून बनाने का जो अधिकार है वो भी इसी के तहत मिला हुआ है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों से ही संबंधित हैं। जैसे कि हमने जो पिछले वीडियोस है उनमें देखा कि जो अस्पृश्यता है, जो अनुच्छेद 17 है हमारा, वो अस्पृश्यता विरोधी है, यानी कि अस्पृश्यता को खत्म करने की बात करता है। इसी तरह मानव तस्करी हो गई, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें ये आते हैं, मानव तस्करी और जबरन श्रम। तो ऐसे जो अपराध होते हैं, अगर वो होते हैं तो क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना संसद का मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, वैसे तो कह सकते हैं कि जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उनको ये अधिकार होता है कि वो उनकी रक्षा करें। और लेकिन रक्षा कब करेंगे? जब कोई भी व्यक्ति या फिर जो सरकार है वो उनका हनन करती हो। लेकिन सरकार का भी कार्य है कि वो लोगों के मौलिक अधिकारों को, मतलब वो अच्छे से अपने मौलिक अधिकारों को यूज कर पाए, इस तरह के कानून बनाए। तो जो मतलब जिन लोगों को हम अस्पृश्य समझते हैं, उनके लिए या फिर जब मानव तस्करी की जाती है या फिर किसी से जबरदस्ती जबरन जो कार्य है वो कराया जाता है, तो उनकी स्थिति सुधारने के लिए जो संसद है वो कानून बनाती है। तो ऐसे जो कानून होते हैं उनको, यानी कि इस तरह के जो कानून होते हैं उनको बनाने का जो अधिकार है वो भी संसद के पास ही है, जो कि अनुच्छेद 35 के द्वारा उसे दिया गया है। यहाँ पर एक नोट है, पहले उसे देखते हैं। तो अनुच्छेद 35 संसद को निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, यहाँ तक कि उन विषयों पर भी जो राज्य विधानमंडलों अर्थात राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र में आते हों। शुरुआत में हमने जो सूचियां देखी थी, यानी कि जो शुरुआती वीडियोस हैं, उनमें हमने देखा था कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं। तो जो अनुसूची है, यानी कि तीन टाइप की सूची होती है, एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची और एक होती है समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची के विषय होते हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो हमारी केंद्र सरकार यानी कि विधायिका को होता है। इसके अलावा जो राज्य सूची होती है उसमें जो भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्यों के पास होता है। इसके अलावा एक और सूची होती है समवर्ती सूची, जिसमें जो विषय होते हैं उन पर राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है वो दोनों ही अपने अपने कानून बना सकती है। लेकिन प्रभावी कौन सा होगा? मतलब अगर जो केंद्र है, केंद्र सरकार का कानून और मतलब राज्य सरकार के कानून से बड़ा होगा, यानी कि राज्य सरकार का जो कानून है वो ऐसा है जो केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून को काट रहा है, यानी कि उसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो फिर जो केंद्र सरकार वाला कानून है वो मान्य होता है, तो वो समवर्ती सूची है। तो मतलब कभी-कभी अनुच्छेद 35 के माध्यम से जो हमारी संसद है उसको ये अधिकार भी मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय ऐसे जिन पर सिर्फ राज्य की जो सरकार है वो कानून बना सकती है, तो संसद ऐसी परिस्थिति में जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भी कानून बना सकती है। ऐसा भी उसे अधिकार इसके जरिए मिला हुआ है। जरूरत पड़ने पर ही जो केंद्र सरकार है वो ऐसा करती है, हमेशा नहीं। हमेशा के लिए तो जो राज्य सरकारें हैं वो ही अपनी जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाती हैं। अब यहाँ पर हम मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं देखेंगे, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों से संबंधित हमारा आखिरी पार्ट है। आज ये का जो वीडियो है इसमें जो मौलिक अधिकार है वो एंड हो जाएंगे। अगले वीडियो से हम जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम मौलिक अधिकारों की विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि अब तक हम मौलिक अधिकारों के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकार अनेक अपवादों और प्रतिबंधों तथा स्थायित्व के अभाव के बावजूद भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब चाहे उन पर कितने भी अपवाद हों, अपवाद कहने का मतलब यही है कि एक जो अनुच्छेद है उसमें आपको कुछ करने के लिए दिया जाता है, साथ ही उसके साथ कुछ रोक भी लगाई जाती हैं। कि मतलब जैसे आपको अभिव्यक्ति की तो आजादी है, लेकिन किन किन आधारों पर सरकार उस पर रोक लगा सकती है, तो वो सारी चीजें हैं। मतलब उसमें अपवाद भी हैं, प्रतिबंध भी हैं, उसके बाद भी यानी कि स्थायित्व का अभाव भी है, यानी कि सरकार चाहे तो संशोधन करके उनमें परिवर्तन कर सकती है। वो बात अलग है कि वो इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे जो संविधान का मौलिक ढांचा है वो समाप्त होता हो। उसके बावजूद भी जो मौलिक अधिकार हैं वो फिर भी हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये मनुष्य की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यानी कि ऐसी जो चीजें जो हमारे नैतिक विकास या फिर जो भौतिक सुरक्षा होती है उसके लिए आवश्यक होती हैं, ऐसी परिस्थितियां हमें प्रदान करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। कि मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारत में या कहीं पर भी जहां पर भी मौलिक अधिकार है वहां पर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने सारे कार्य कर पाता है। इसके अलावा ये अधिकार जो अल्पसंख्यक हैं या फिर समाज में कमजोर वर्ग हैं उनके हितों की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि संविधान इनको भी कुछ अधिकार देता है जिससे जो बहुसंख्यक
लोग हैं वो इनके अधिकारों का हनन ना कर सकें। इसके अलावा समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको भी अपने जो स्वतंत्रता है उसको अच्छे से मतलब यूज करने का मौका मौलिक अधिकार ही देते हैं। यदि मौलिक अधिकार ना हो तो मतलब वो अपना जो जीवन है उसको अच्छे से नहीं जी पाएंगे। इसके अलावा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो धारित किया है यानी कि जो बनाया गया है उसको भी ये मजबूत आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्षता है वो हमारे संविधान की भी विशेषता है। इसके अलावा ये सामाजिक समानता और न्याय की नींव रखकर व्यक्तियों की गरिमा और सम्मान को सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि मतलब समाज में समानता है तो ये मौलिक अधिकारों के माध्यम से ही संभव हो पाता है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार ना हो तो हर व्यक्ति को अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने का अधिकार ही नहीं रहेगा। तो ये इनकी विशेषताएं रही। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बात करी अनुच्छेद 33, 34 और 35 की, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित हमारा लास्ट पार्ट है। अगर आप इसी तरह से इंडियन पॉलिटी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।